नमस्ते। तो हमारा आज का टॉपिक है, कंटिन्यू करते हैं सर्वाइवरशिप बायस से। और आज का जो टॉपिक है वो है हाउ इट इम्पैक्ट योर वेल्थ। तो सर्वाइवरशिप बायस आपकी वेल्थ को या फिर आपके पैसे को या फिर आपके इन्वेस्टमेंट को कैसे इम्पैक्ट करता है। ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था, और जिन्होंने वीडियो नहीं देखा वो देख सकते हैं। ठीक है, कि व्हाट इज सर्वाइवरशिप बायस। क्विकली मैं बता देता हूँ। सर्वाइवरशिप बायस वो है जिसमें हम सक्सेसफुल लोगों को, कंपनी को, एंटिटीज को देखकर डिसीजन मेक करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि एक या दो सक्सेस होने के पीछे कितने फेलियर्स हैं, और हम उन फेलियर्स को स्टडी नहीं करते केवल सक्सेस के बेस पे कि मेरे दोस्त ने ऐसा कर लिया वो सक्सेसफुल हो गया, एक कंपनी को मैंने देखा ऐसा करते हुए वो सक्सेसफुल हो गई, इसने वहां इन्वेस्टमेंट किया वो सक्सेसफुल हो गया। ये हम एग्जाम्पल्स जो सक्सेस वाले हैं को देखकर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और हम फेलियर्स को नहीं देखते कि एक सक्सेस के पीछे कितने लोग ऐसे हैं जो फेल हो गए। ठीक है, तो आप उस वीडियो को डिटेल में देखिए, यू विल नो कि व्हाट इज सर्वाइवरशिप बायस। आज हम डिस्कस करेंगे कि आपकी वेल्थ पे, इन्वेस्टमेंट पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। तो अब एक बात मुझे आप बताइए कि जनरली ये बोला जाता है कि 5,000, 10,000 या 15,000 या 20,000 जो भी है, उसकी आप एक SIP शुरू कर दीजिए, और 15 साल के बाद सो एंड सो रेट पे कुछ रेट आपको मिलेगा। राइट, आप जहां भी इन्वेस्ट करेंगे, म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक मार्केट में या जिस भी वे में करेंगे, SIP कराएंगे, तो कुछ परसेंटेज आपको मिलेगा। कुछ एक कैलकुलेशन दिखा दी जाती है और बोला जाता है कि 15 से 20 साल बाद अगर आप इतना इतना डालेंगे, 15,000, 20,000, कुछ मंथली के आसपास, तो यू विल गेट 1 CR और 1.2 CR एट द एंड। ठीक है। अभी आप मुझे ये बताइए, ये आपको एक दिखाया जाता है एक्सेल में करके, और जो अच्छा भी लगता है क्योंकि उसमें सारे के सारे वैल्यूज फिक्स हैं। उसमें कहीं यह नहीं दिखाया गया है कि आप उसको 20 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप 20 साल तक कंटिन्यू नहीं कर पाए तो आप 15,000 पर मंथ की EMI कितने दिन तक दे सकते हैं। अगर कुछ हो गया तो, कोविड जैसी सिचुएशन आ गई तो, रिसेशन आ गया तो, सैलरी कट हो गया तो, या फिर ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ गया तो, सबसे इजी होता है SIP बंद कर देना। है ना, बहुत इजी है, क्योंकि उसमें कुछ आपको पेन नहीं होता। इसकी जगह पे आपने अगर होम लोन लिया होता तो उसकी EMI तो जाती रहती, कुछ भी कर लो, देना ही पड़ता, देना ही पड़ता। तो देता है इंसान, 90% केसेस में ऐसा होता है, देता है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन अगर SIP के साथ आती है तो जनरली लोग SIP तोड़वा देते हैं। जितना बचा हुआ पैसा जो है वो भी कभी कभी लॉस में भी निकाल लेते हैं। तो ये जब आपको ये सेल किया जाता है कि आप ऐसा कर लो, डेफिनेटली इट्स अ रियली गुड प्लान उन लोगों के लिए जो इसको 20 साल तक डेडिकेटली कंटिन्यू कर सके। तो जब आपको ये प्लान दिया जाता है और जो आपको ये प्लान बेच रहा है, तो आप उससे एक क्वेश्चन पूछिए कि ठीक है, आप उससे एक क्वेश्चन पूछिए कि कितने लोग ऐसे हैं जो आपका प्लान लेने के बाद पिछले 15 साल में आज करोड़पति बन गए हैं। मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनसे मिलना है। क्योंकि आप तो ये प्लान 20 साल से बेच रहे होगे ना, 25 साल से बेच रहे होगे, है ना। तो कितने लोग बन गए हैं करोड़पति? अगर 100 लोगों में से 10 भी बन गए हो तो मुझे मिलना मिलना है उनसे। कम से कम 10% तो सक्सेस रेशो है आपका। क्या कोई आपको ऐसा बताएगा? कोई क्या ये स्टैट्स बताएगा कि कितने लोगों ने कंटिन्यू किया और फिर कितने लोगों ने उसको छोड़ दिया बीच में? ये स्टैट्स कोई आपको नहीं बताएगा। है ना, कि कितने लोगों ने शुरू किया, फिर कितने लोगों ने मूव कर दिया, कितने लोगों ने 2 बार भरने के बाद छोड़ा, किसी ने 1 साल भरने के बाद छोड़ा। ठीक है, ये आपको बहुत मुश्किल से अगर कोई बताए तो बताए, नहीं तो कोई बताएगा नहीं। ठीक है। तो ये एक सर्वाइवरशिप बायस का एग्जांपल है कि आपको ये बताया जाता है कि देखो ये फलान XYZ पर्सन सक्सेसफुल हो गया, 1 करोड़ बना लिया, तो आपको भी ऐसा करना चाहिए। दूसरा एग्जांपल आपको मैं देता हूँ कि कॉलेज ड्रॉप आउट्स, जो बहुत फैशन है। कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लिया और फिर एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बना लिया, आज बहुत बड़ी कंपनी के CEO हैं। बहुत से एग्जांपल्स हैं ऐसे। बट कुछ एग्जांपल्स ऐसे होने से क्या आपको कॉलेज से ड्रॉप आउट हो जाना चाहिए? क्या क्या आप अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देनी चाहिए? क्या ऐसा आपको करना चाहिए? और अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या आप सक्सेसफुल हो जाएंगे?
ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हाउ दिस विल इम्पैक्ट योर वेल्थ। ये आपका टाइम, आपका पैसा, आपका रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ और आपकी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को कैसे इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो हम इसको समझेंगे 5 वेरिएबल्स में। पहला है आपका मनी। ठीक है, पहला है आपका मनी। अब मान के चलो आप 3 4 5 काम में से कुछ करते हो, आपके पास स्टॉक्स है, आप उसमें पैसा लगाते हो। ठीक है, या फिर आप मान के चलो कुछ बिजनेस ओपन करते हो, उसमें कुछ पैसा लगाते हो, या कुछ पैसा आप लोन पे दे देते हो किसी को। ठीक है, लोन पे दे देते हो किसी को। ठीक है, या फिर 2 3 लोग मिलके कुछ बिजनेस करते हो, या सेल्फ का कुछ बिजनेस करते हो, ऐसा कुछ करते हो। ठीक है, तो अगर आपने ये ढंग से कर लिया, अगर आपने सक्सेसफुल को अगर देखा और आपने फिर ये करने की ट्राई की, और हो सकता है आप लकी भी बन गए तो ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपने प्रॉपर एनालिसिस नहीं की, अपने सक्सेस होने के चांसेस नहीं समझे, और वो पैसा डूब गया। मान लो आपने 10 लाख रुपए लगाया था और ये पैसा पूरा डूब के जीरो हो गया, क्योंकि लोन्स अगर किसी को दे देते हैं ऐसे को जो कभी वापस नहीं करता, तो जीरो हो जाता है। बिजनेस अगर ओपन कर लिया है और अगर वो नहीं चला, तो बहुत सारी हो सकता है लाइबिलिटी आ जाए, ऊपर से कर्जा बन जाए। स्टॉक्स में पैसा लगा दिया किसी के कहने पे, पेनी स्टॉक टाइप का, या फिर ऐसे स्टॉक में लगा दिया जो आपको नहीं समझता, बट बाकी लोग भी कर रहे हैं तो हमने भी कर दिया, और वो पैसा जीरो हो गया। या फिर स्टॉक की केस में चलो जीरो नहीं हुआ, वो 2 लाख 3 लाख बन गया, 2 लाख 3 लाख तक आ गया। ठीक है, तो इस केस में आपने अपने 10 लाख रुपए गंवा दिए। ठीक है, सो पहली चीज तो ये होगी कि हाउ इट इम्पैक्ट योर मनी। तो हाउ इट इम्पैक्ट, ठीक है, तो पहली चीज है पैसा, कैसे इम्पैक्ट करता है। दूसरी चीज जो बहुत ही क्रिटिकल है, टाइम। मेरी राइटिंग पे मत जाना, इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो इट विल इम्पैक्ट योर टाइम ऑल्सो। अभी टाइम का मतलब क्या है? ये जो 10 लाख आपने कमाया है, ये जो 10 लाख आप लगा रहे हो, ठीक है, इसको कमाने में हो सकता है आपने 5 साल लगाए हैं, 5 years। और अगर ये जीरो हो गया, तो दोबारा से फिर से 10 लाख रुपए कमाने में आपको कितना टाइम लगेगा? फिर से 5 साल। लेकिन क्या आपके अंदर उतनी हिम्मत रहेगी, मोटिवेशन रहेगा, फिर से मैं 10 लाख कमाऊं और फिर से दोबारा से बिजनेस खोलूं, या लोन पे दूं, या स्टॉक मार्केट में करूं? तो आप 5 साल या 4 साल या 2 साल, जितना भी टाइम आपको 10 लाख रुपए कमा के सेव करने में लगता है, खर्चे निकालने के बाद, उतना आपको दोबारा से करना पड़ेगा। तो आर यू रेडी फॉर दैट? इज इट फाइन विथ यू कि आपके इतने सारे साल चले जाएं? ठीक है, तो दिस इज अगेन हाउ इट इम्पैक्ट योर वेल्थ। तो टाइम इज ऑल्सो वेल्थ। ओके, तीसरा, ये आपकी हेल्थ भी इम्पैक्ट करेगा। हेल्थ कैसे इम्पैक्ट करेगा? जब पैसे का लॉस होता है तो हेल्थ इम्पैक्ट होती है, क्योंकि आपको वो पैसा आपको फिर से कमाना है, पहली बार। दूसरा, पैसा आपके पास नहीं है तो फिर आपको तकलीफ भी होती है कि इतना पैसा मेरे पास होता तो मैं कुछ और कर लेता, और पैसे कमाता। पॉजिटिव फीलिंग आती। पैसा का लॉस हो गया तो नेगेटिव फीलिंग आएगी, हो सकता है हेल्थ पे असर आ जाए, हेल्थ पे असर आ जाए। और अगर आपने मान लो 10 12 साल 15 साल की मेहनत करके अगर 10 20 लाख लगाए होते, तो फिर क्या होता? तो ऑफ कोर्स इट विल हैव सम इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। ठीक है, इफ नॉट मेजर, इट मे हैव माइनर इम्पैक्ट। ठीक है, देन इट मे हैव इम्पैक्ट ऑन योर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप पे भी इम्पैक्ट होता है अगर आपके पास पैसा नहीं होता तो। अभी ये कैसे? देखो, पैसा होने से लोग बोलते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, पैसा हाथ का मैल है, ये और वो। ठीक है, ये ऐसा बोलते हैं लोग, लेकिन ये हम तब बोलते थे जब इंडिया, भारत सोने की चिड़िया था। मतलब हमारे पास बहुत सारा पैसा था। और जब किसी भी के पास बहुत सारा पैसा होता है तो उसके लिए पैसा कुछ नहीं होता। उसको फिर अध्यात्म में जाना है, मोक्ष प्राप्त करना है, और कुछ सोसाइटी के लिए काम करने हैं। उसको पैसे से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पैसा उस पर बहुत है। तो ये कहावतें बहुत पुरानी है। जब हम पे बहुत पैसा हुआ करता था तब हम बोलते थे पैसा कुछ नहीं होता, या पैसा सब कुछ नहीं होता। अब मान लो किसी की बहुत अच्छी हेल्थ है और पैसा नहीं है, तो क्या बोलेगा? हेल्थ सब कुछ नहीं होती। हेल्थ सब कुछ नहीं होती यही बोलेगा ना, क्योंकि उस पर कमी तो पैसे की है। करेक्ट। जिस इंसान पे जो चीज ज्यादा होती है, उसको
को उस चीज की कमी ही नहीं होती तो बोलता है ये चीज सब कुछ नहीं होती, दूसरी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली बैलेंस होना बहुत जरूरी है लाइफ में, सब कुछ होना चाहिए। तो हाउ इट इम्पैक्ट रिलेशनशिप इज, अभी पैसा न होने से रिलेशन खराब होते हैं, आपस में भी हस्बैंड वाइफ के खराब होते हैं, बच्चों से भी खराब होते हैं। बच्चों को दूर जाना पड़ता है जॉब करने के लिए बिकॉज यू डू नॉट हैव अ सेटअप। आपका खुद का हो सकता है जॉब उसी सिटी में लगे या बाहर लगे, हो सकता है आपको भी बाहर जाके जॉब करना पड़े। तो डिस्टेंस भी आता है रिलेशनशिप में। दूसरे जो आपके साथ वाले कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो कंप्लेन भी आती है आपको कि आप ये सब नहीं कर रहे हो। तो खटपट खटपट लगी रहती है। फिर देन पीपल एक्सपेक्ट, सोसाइटी एक्सपेक्ट, आपके माता पिता, वाइफ के माता पिता एक्सपेक्ट यू टू डू वेरी वेल। और पैसा नहीं होता तो आप समझ सकते हैं, करेक्ट, देयर आर इश्यूज। और होता है तो नाम भी हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट जो है, दिस दिस इज फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, ठीक है। फ्यूचर पॉसिबिलिटी का मतलब यह है कि अगर आपने 10 लाख रुपए लगा दिए और वो डूब गए, तो अब आप ये 10 लाख रुपए अब आप कहीं नहीं लगा सकते। अगर आपके पास कुछ एक अच्छा ऑप्शन आ गया, बहुत अच्छा है, सच में बहुत अच्छा है, लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं है, ठीक है, बिकॉज जब था तो आपने वो गवा दिया। ठीक है, तो ये 5 तरह के इम्पैक्ट होते हैं इफ यू डू नॉट मेक अ प्रॉपर डिसीजन बाय अंडरस्टैंडिंग कि फेलियर की वजह क्या है। 10 में से या 100 में से 4 ही लोग सक्सेसफुल हुए हैं, 90 लोग फेल हो गए, तो उनसे भी पता करना चाहिए कि वाई दे फेल्ड। अगर हम ये पता नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है कि हम भी फेल हो जाए, क्योंकि हमारे चांसेस भी 5-7% से ज्यादा नहीं है सक्सेस होने के प्रैक्टिकली। ये लॉटरी तो नहीं चल रही है ना यहाँ पे कि आपने एक स्टॉक में लगा दिया और वो 1000 गुना हो गया और आप एकदम से करोड़पति बन गए। ठीक है, लाख लाख 2 लाख 10 लाख में से किसी एक के साथ ऐसा हो सकता है, बट सबके साथ तो नहीं होगा। सबके साथ तो नहीं होगा, सब लोगों को वही टाइम लगा के इन्वेस्ट करके धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली ही पैसा कमाना पड़ेगा, है ना। अभी आप स्टॉक मार्केट से कमाएं, बिजनेस से कमाएं, रियल एस्टेट से कमाएं, ठीक है, तो ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं कमाने के, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं ये बोल रहा था कि जब भी आप डिसीजन लें तो थिंक अबाउट द सर्वाइवरशिप बायस, और केवल सक्सेस को देख के डिसीजन मत लें, फेलियर्स को भी देखें। अब इसमें एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि अच्छा हम कोई रिस्क ही नहीं लें, मतलब हमारे पास अगर 10 लाख रुपए है तो हम क्या रिस्क नहीं ले बिजनेस खोलने की, हम अमीर नहीं बने, खुद से कुछ बिजनेस नहीं करें, या फिर हम मार्केट में पैसा नहीं डालें। मेरे भाई, मैं आपको मना थोड़ी कर रहा हूँ रिस्क लेने की, लेकिन जो ये कंसेप्ट है कि ज्यादा रिस्क लेने से ज्यादा पैसा बनता है, ये तो एकदम गलत है। हाई रिस्क इक्वल टू हाई रिवॉर्ड ऐसा होता नहीं है। अगर आप आंख पे पट्टी बांध के मोटरसाइकिल चला के रोड क्रॉस करोगे, बहुत हाई रिस्क ले लिया आपने तो क्या इसका आपको बहुत हाई रिवॉर्ड मिलेगा? आपको भी पता है क्या होगा, आपको भी पता है क्या होगा, है ना। तो हाई रिस्क इज नॉट इक्वल टू हाई रिवॉर्ड। कैलकुलेटेड एंड एजुकेटेड रिस्क मे बी इक्वल टू हाई रिवॉर्ड। तो रिस्क लेनी है आपको, लेकिन स्टडी करके, रिसर्च करके, कैलकुलेटेड रिस्क। और आपको इस तरह से रिस्क लेनी है कि एक अगर बास्केट है तो उसमें ही सारे एग नहीं होना चाहिए। वो जो हम बोलते हैं कि सारे के सारे एग एक बास्केट में नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या 15 बास्केट होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, 40 होनी चाहिए, कितनी बास्केट्स होनी चाहिए, कितना डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए? ये भी अपने आप में एक टॉपिक है, क्योंकि ओवर डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो आपके रिटर्न को इम्पैक्ट हो जाएगा, इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। बहुत कम करेंगे और एक गलती हो गई तो बहुत मेजर लॉस हो जाएगा। तो कौन सा डाइवर्सिफिकेशन करना अच्छा है, कितना, कितने तक करना अच्छा है, कितनी एसेट क्लासेस में करना अच्छा है, ये सब चीजें हम सीखेंगे धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली, ये सब चीजें हम सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और स्टे ट्यून। हैव अ नाइस डे।